लाला टेकम चंद सुबह को अपनी गाड़ी में निकल जाता और रात को वापस आता। कलकत्ते में उसके दफ्तर की बड़ी शाख भी थी। भद्रकाली का मंदिर, जैसा कि दुलारी ने इमरान को बताया था, चंदनपुर से 2-2.5 मील के फासले पर एक जंगल में था। दुलारी के कहने पर इमरान ने अपने माथे पर हिंदुओं वाला तिलक का टीका लगवा लिया था। जीप दुलारी खुद ड्राइव कर रही थी। अपने चंदनपुर वाले बंगले से निकलने के 10 मिनट के बाद वो बांसों के एक घने जंगल में दाखिल हो गए। बांस के दरख्तों के दरमियान एक तंग सा रास्ता बना दिया गया था। भद्रकाली के दर्शनों को जाने वाले हिंदू उसी रास्ते से होकर जाते थे। बांसों की शाखें सारे रास्ते पर झुकी हुई थी। जैसे जैसे जीप आगे बढ़ रही थी, जंगल घना होता जा रहा था। रास्ता गैर हमवार था। दुलारी जीप को आहिस्ता चला रही थी। उसने अपने साथ एक टोकरी रख ली थी जिसमें देवी की मूर्ति पर चढ़ाने के लिए फूल और कुछ फल वगैरह रखे थे। स्नान करके उसने माथे पर तिलक लगाया था और प्याजी रंग की सादा सी साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे बाल प्याजी रंग के रिबन में बंधे हुए थे। उसकी साड़ी में से फ्रांसीसी परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। बांसों के झुंड खत्म हो गए। आगे जंगल जरा खुला हो गया। यहाँ भी एक तंग रास्ता झाड़ियों और देवदार और नारियल के दरख्तों में बना हुआ था। यहाँ कुछ औरतें मिली जो देवी के दर्शनों को जा रही थी। दुलारी ने कहा, देवी जी का मंदिर अब ज्यादा दूर नहीं है। कुछ देर के बाद जीप एक तालाब के करीब से मोड़ घूमी तो इमरान को सामने दरख्तों के दरमियान ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ एक मखरूती मीनार वाला मंदिर नजर आया, जिस पर जर्द रंग का झंडा लगा हुआ था। पूजा करने वाले हिंदू मर्द और औरतें काफी तादाद में थीं। दुलारी ने एक तरफ दरख्तों में जीप खड़ी कर दी और इमरान से कहा, वो सामने तालाब है, उसकी दूसरी जानिब एक ऊंचा चबूतरा बना हुआ है। ये एक जोगन की मुड़ी है। तुम वहां जाकर बैठ जाओ। मैं पूजा पाठ से फारिग होकर तुम्हें वहीं आकर मिलूंगी। कोई पूछे तो कह देना कि तुम देवी के दर्शन करने के बाद यहाँ जोगन की मुड़ी पर श्रद्धा के फूल चढ़ाने आए हो। दुलारी ने टोकरी में से गेंदे के फूलों का एक हार निकाल कर इमरान को दिया और कहा, ये हार जोगन की मुड़ी पर चढ़ा देना। दुलारी मंदिर की तरफ चलती। इमरान हार लेकर तालाब की तरफ चल पड़ा। तालाब खाली पड़ा था। दूसरे किनारे पर एक छोटा सा चबूतरा था। इमरान चबूतरे पर चढ़ गया। चबूतरे के वस्त में एक छोटे से मखरूती मीनार वाली मुड़ी बनी हुई थी। उसके अंदर एक बुझा हुआ दिया और कुछ बासी फूल पड़े थे। इमरान ने गेंदे का हार मुड़ी के ऊपर डाला और एक तरफ होकर बैठ गया। उसके सामने की जानिब जंगल था। मंदिर की तरफ से घंटियों और भजन कीर्तन की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। सामने वाले जंगल के किसी दरख्त पर कोई परिंदा बोल रहा था। इमरान अपने मिशन के बारे में सोचने लगा। 2-3 दिन के बाद चंदनपुर वाले खुफिया फौजी गोदाम में अग्नि मिसाइलों की खेप पहुंचने वाली थी। उन मिसाइलों को तबाह करना उतना आसान काम नहीं था, जबकि इमरान अकेला था और उसके पास मिसाइलों के स्टोर को तबाह करने के वसाइल भी नहीं थे। उसे यह भी मालूम था कि उन मिसाइलों की हिफाजत के लिए फौज ने सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजामात कर रखे होंगे और गोदाम के इर्द गिर्द कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। उस टारगेट को उड़ाना बेहद जरूरी था। इमरान को इतनी मोहलत भी नहीं थी कि वो दिल्ली या बंबई जाकर हाजी साहब या सत्तार सेठ से ये मालूम कर सकता कि अगर कलकत्ते में अपना कोई मुजाहिद खुफिया तौर पर काम कर रहा हो तो उसका पता क्या है और वो किस जगह मिलेगा। इमरान जानता था कि अपने आदमी भारत के तकरीबन हर बड़े शहर में जेरे जमीन काम कर रहे हैं। अगर उसे कोई ऐसा मुजाहिद मिल जाता तो वो उससे उस मिशन में काम आने वाला कुछ असलहा हासिल कर सकता था, मगर ऐसा न हो सका था। और अब वो उसी हालत में इतने अहम मिशन पर आया हुआ था कि उसके पास पिस्तौल तो दूर की बात है, कमांडो चाकू तक नहीं था। जबकि उस मिशन के लिए उसे इंतहाई ताकतवर टाइम बमों की जरूरत थी। वो बिल्कुल खाली हाथ था। वो इस अंदाज से सोचने लगा कि अगर एक कमांडो को ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए। तरबियत के दौरान उन्हें इस किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए कुछ तरीके बताए गए थे जो इमरान को याद थे। अब उसे इन्हीं तरीकों में से किसी एक पर अमल करके अग्नि मिसाइलों को उड़ाना था। लेकिन ये तरीके ऐसे ही गैर साइंसी किस्म के थे जैसे कोई डांग सोटे से शेर को मारने के लिए जंगल में निकल जाए। लेकिन एक बात जरूर थी, किसी आम दलेर आदमी और एक कमांडो में फर्क जरूर होता है। जब एक कमांडो डांग सोटा लेकर शेर को हलाक करने के इरादे से निकलता है तो वो या तो खुद मर जाता है और या शेर को मार डालता है। नाकाम कभी वापस नहीं आता। गौर करते करते इमरान ने एक तरीका सोच लिया था। उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा। एक साधु चबूतरे पर चढ़कर जोगन की मुड़ी की तरफ आ रहा था। इमरान मुड़ी से 2-4 कदम हट कर बैठा था। साधु का सर मुंडा हुआ था। दाढ़ी के बाल सीने पर फैले हुए थे। जिस्म पर घुटनों से ऊपर तक सिर्फ एक तहमद बंधा हुआ था। हाथ में त्रिशूल था। कंधे से एक गोड़ी लटक रही थी। माथे पर सिंदूर की 4-5 लकीरें बनी हुई थी। जोगन की मुड़ी के करीब आकर वो रुक गया। उसने भरपूर नजर से इमरान को देखा। इमरान मसलहत से काम लेते हुए उठ खड़ा हुआ।
हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम किया। साधु के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। उसने त्रिशूल वाला हाथ ऊपर उठाकर कहा, कल्याण हो बालिके, तेरा कल्याण हो। उसके बाद साधु जोगन की मुड़ी के सामने आलती पालती मार कर बैठ गया और आंखें बंद करके धीमी आवाज में श्लोक गुनगुनाने लगा। इमरान जरा परे हटकर चबूतरे की मुंडेर पर बैठ गया। उसकी दूसरी जानिब तालाब नजर आ रहा था। तालाब में 2 औरतें स्नान कर रही थी। वो बिल्कुल बेलिबास होकर तालाब में नहा रही थी। वो बैठी हुई थी और सिर्फ सीने तक नजर आ रही थी। वो बार बार चुल्लू में पानी भरकर हाथ ऊंचा करती और पानी अपने सर पर डालती। वो कुछ बोल भी रही थी। जाहिर है कोई श्लोक ही बोल रही थी। 6-7 बार ऐसा करने के बाद दोनों औरतें तालाब में खड़ी हो गईं। पानी उनके घुटनों तक था। साधु उसी तरह मुड़ी के सामने बैठा आंखें बंद किए श्लोक पढ़ रहा था। फिर उसने आंखें खोल दी और एकदम उठ खड़ा हुआ। इमरान भी मसलहतन हिकमत अमली से काम लेते हुए उठ खड़ा हुआ और दोनों हाथ बांध कर बड़े अदब और एहतराम से साधु की तरफ देखने लगा। साधु ने जय काली माता की जय का नारा लगाया और वापस जाने को मुड़ा। उसकी निगाह इमरान पर पड़ गई, जो हाथ बांधे बड़े एहतराम के साथ खड़ा था। साधु 2-3 कदम चलकर इमरान के पास आ गया। उसने अपना हाथ इमरान के कंधे पर रख कर कहा, बालिक, हम तेरी श्रद्धा से बड़े खुश हुए हैं, प्रसन्न हुए हैं। हम आजकल चंदनपुर के भेरू जी की गुफा में होते हैं। हमारे पास आना, हम तुम्हें अपना आशीर्वाद देंगे। जय हो काली माता की। और साधु पलटकर चलता हुआ चबूतरे से उतरकर जंगल की तरफ चल दिया। इमरान ने दिल में कहा, शुक्र है ये बला भी टली, और चबूतरे की मुंडेर पर बैठ गया। उसने नीचे तालाब पर निगाह डाली। दोनों औरतें स्नान करने के बाद वहां से जा चुकी थीं। इतने में से दरख्तों में से दुलारी अपनी तरफ आती नजर आई। उसे देखकर इमरान चबूतरे से उतरकर उसकी तरफ बढ़ा। करीब आकर दुलारी ने पूछा, तुम बैठे बैठे बोर तो नहीं हो गए? इमरान बोला, जाहिर है तुम्हारे बगैर मुझे बोर ही होना था। जब तुम मेरे करीब होती हो तो मैं बिल्कुल बोर नहीं होता। दुलारी मुस्कुराने लगी, बोली, तुम बिल्कुल मर्दों की तरह बातें करने लगे हो। ये बड़ा अच्छा शगुन है। चलो वापस चलते हैं, मैंने अपनी पूजा पाठ कर ली है। दोनों चबूतरे से उतरकर तालाब की दूसरी जानिब से होते हुए अपनी जीप में आकर बैठ गए और जीप वापस रवाना हो गई। ये लोग चंदनपुर वाले बंगले में पहुंचे तो नौकर ने बताया कि लाला जी नाश्ता करके कलकत्ते चले गए हैं और कह गए थे कि दोपहर के खाने पर उनका इंतजार न किया जाए, वो शाम को आएंगे। दोपहर का खाना दुलारी और इमरान ने इकट्ठे खाया। उसके बाद दुलारी अपने बेडरूम में जाकर सो गई। उसे दिन के वक्त देर तक सोना पड़ता था क्योंकि रात को लाला जी उसे देर तक जगाकर बातें करते रहते। इमरान अपने छोटे से बेडरूम में आकर लेट गया। उसका जहन बड़ी सरगर्मी से अपने मिशन के बारे में सोच रहा था। नींद उससे कोसों दूर थी। एक तरीक़ा वारदात उसने चुन लिया था, मगर उसमें उसे कामयाबी के इम्कानात 20% नजर आते थे। लेकिन उसने भी फैसला कर रखा था कि चाहे उसे आतिशफिशां के दहाने से छलांग लगानी पड़े, वो अग्नि मिसाइलों के जखीरे को तबाह करके रहेगा। दिन गुरूब हो रहा था। शाम की आमद थी कि दुलारी उसके कमरे में आ गई। वो नहा धोकर तैयार हो चुकी थी। कहने लगी, तुम यहाँ अकेले क्यों लेटे हुए हो? मेरे साथ आओ, बरामदे में बैठकर चाय पीते हैं। बाहर बादल आए हुए हैं। इमरान दुलारी के साथ बरामदे में आ गया। आसमान पर स्याह बादल छा रहे थे, जिनकी वजह से शाम से पहले अंधेरा सा हो रहा था। बड़ी खुशगवार हवा चल रही थी। नौकर चाय ले आया। दुलारी चाय बनाने लगी। उसने इमरान की तरफ निगाह उठाकर देखा और बोली, मैं देख रही हूँ तुम किसी गहरी सोच में डूबे रहते हो। क्या बात है? यहाँ तो तुम्हें पुलिस का भी कोई खतरा नहीं है। कोई सिपाही तुम्हारे वारंट लेकर यहाँ नहीं आएगा। फिर तुम क्या सोचते रहते हो? क्या घर के लोग याद आ रहे हैं? इमरान बोला, यही समझ लो। दुलारी बोली, क्या कोई याद आ रही है? इमरान हंस पड़ा, तुम्हारे होते हुए मुझे कौन याद आ सकती है? और फिर मेरी कोई गुनसुंदरी है भी नहीं। दुलारी ने कहा, ये कैसे हो सकता है? तुम जवान हो, खुश शक्ल हो, कोई न कोई लड़की जरूर तुमसे मोहब्बत करती होगी। इमरान ने चाय का घूंट पीते हुए कहा, कॉलेज के जमाने में मुझे एक लड़की से मोहब्बत हुई थी। वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी, लेकिन फिर वो अपने माँ बाप के साथ साउथ अफ्रीका चली गई, जहाँ उसके बाप को एक सरकारी ठेका मिल गया। बस उसके बाद मोहब्बत भी खत्म हो गई। दुलारी कहने लगी, जो मोहब्बत खत्म हो गई वो फिर मोहब्बत तो ना हुई। इमरान बोला, वक्त के साथ बहुत कुछ खत्म हो जाता है। दुलारी ने कहा, मैं ये बात नहीं मानती। मिसाल के तौर पर तुम मुझे पहली नजर में ही अच्छे लगे थे। तुम कह सकते हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। अब अगर तुम मुझसे जुदा भी हो जाओगे तो मेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। इमरान ने यूं ही अपनी एक फर्जी मोहब्बत का किस्सा उसे सुना दिया था। उसे ये मौजू पसंद ही नहीं था, मगर दुलारी इस मौजू पर उससे बात करना चाहती थी। आखिर उसने मौजू बदलने की कोशिश करते हुए पूछा, लाला जी अभी तक नहीं आए? दुलारी ने बेजार होकर कहा, आ जाएंगे मुझे तंग करने, मगर मैं क्या करूं? मेरे अखराजात इतने बढ़ चुके हैं और मेरा उनके बगैर गुजारा भी नहीं है।
रात के 9 बजे के करीब लाला टेकम चंद जी आ गए। वो दुलारी के वास्ते कलकत्ते के किसी मशहूर स्टोर से रेशमी साड़ियां वगैरह खरीद कर लाए थे। दुलारी साड़ियां देखकर बड़ी खुश हुई। औरत कितनी ही सादा मिजाज और आला दिमाग क्यों ना हो, खूबसूरत कीमती लिबास उसकी कमजोरी होती है। रात का खाना खाने बैठे तो इमरान ने बड़े तरीके से अग्नि मिसाइलों का जिक्र छेड़ दिया और कहा, इस बार पाकिस्तान भारत का मुकाबला नहीं कर सकेगा। भारत के अग्नि मिसाइल का पाकिस्तान के पास कोई तोड़ नहीं। लाला जी ने शराब के 2 गिलास चढ़ा रखे थे। वो ये भूल गए कि उन्हें ये बात किसी तीसरे शख्स के आगे नहीं करनी चाहिए। शराब ने उनकी अक्ल पर पर्दा डाल रखा था। कहने लगे, पाकिस्तान 1000 बरस तक भी लगा रहे तो हमारे अग्नि मिसाइल का तोड़ नहीं बना सकता। इमरान ने जब देखा कि लाला जी नशे में हैं और बगैर सोचे समझे बोल रहे हैं तो उसने कहा, लेकिन सुना है कि पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल बना लिया है जो अग्नि मिसाइल से 10 कदम आगे है, और पाकिस्तान के पास जितने गौरी मिसाइल इस वक्त हैं उसके मुकाबले में हमारे पास अग्नि मिसाइल बहुत थोड़े हैं। लाला जी ने शराब का 3रा गिलास चढ़ाते हुए कहा, कुछ रोज ठहर जाओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारे पास कितने अग्नि मिसाइल हैं, तुम गिन नहीं सकोगे। मैंने उन अग्नि मिसाइल को स्टोर करने के लिए इतना बड़ा गोदाम बनाया है कि तुम देखोगे तो हैरान रह जाओगे। उसके फौरन बाद शायद लाला जी को एहसास हो गया कि वो एक ऐसी बात कर गए हैं जो उन्हें किसी गैर शख्स के सामने नहीं करनी चाहिए थी। चुनाचे उसके बाद इमरान की 1000 कोशिश के बावजूद लाला टेकम चंद फौजी ठेकेदार ने उस मौजू पर कोई बात न की। सिर्फ कलकत्ते की फिल्म एक्ट्रेसों के बारे में ही बातें करते रहे। खाने के बाद इमरान अपने कमरे में आ गया। लाला जी की जबानी उसे सिर्फ इतनी खबर मिल गई थी कि अग्नि मिसाइलों के चंदनपुर के गोदाम में लाए जाने में अभी मजीद कुछ दिन बाकी हैं। दुलारी लाला जी के पास ही रही। रात गुजर गई। अगले रोज सुबह सुबह दुलारी ने इमरान के बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। इमरान जाग रहा था। उसने उठकर दरवाजा खोला। सामने दुलारी खड़ी थी। उसके हाथ में चाय की प्याली थी। कहने लगी, तुम डिस्टर्ब तो नहीं हुए? इमरान ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा, नहीं नहीं, आ जाओ। दुलारी ने जिस अंदाज में बेडरूम के दरवाजे में से झांक कर देखा और फिर दरवाजा बंद किया, उससे इमरान ने अंदाजा लगा लिया कि वो उससे कोई खास राज की बात करने आई है। अब इमरान इंतजार करने लगा कि वो राज की बात क्या है। दुलारी ने प्याली में से चाय का आखिरी घूंट पीने के बाद प्याली मेज पर रख दी और इमरान के साथ सोफे पर बैठते हुए बड़े राजदाराना अंदाज में बोली, जो बात मैं तुमसे करने आई हूँ, मेरी जगह अगर कोई दूसरी औरत होती तो वो ये बात कभी न करती, लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर होकर तुमसे ये बात करने आ गई हूँ। इमरान ने पूछा, खैरियत तो है? आखिर क्या बात है? दुलारी बोली, कश्मीर पर भारतीय फौज जो जुल्म ढा रही है और जिस तरह से मजलूम कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहे हैं और वहाँ मासूम कश्मीरी औरतों के साथ जो भारतीय फौजी दरिंदगी कर रहे हैं, वो किसी से ढका छुपा नहीं। इस पर मेरा दिल भी कभी कभी उदास हो जाता है। मैं जानती हूँ कि तुम भारतीय मुसलमान शहरी हो और कश्मीर की जंग से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जो कुछ मुझे इल्म हुआ है उसका जिक्र मैं तुमसे जरूर करना चाहती हूँ, इस ख्याल से कि मुसलमान होने के नाते शायद तुम कुछ कर सको। इमरान की अभी तक समझ में नहीं आई थी कि दुलारी क्या कहना चाहती है। ऐसी कौन सी अहम बात है जिसका उसे इल्म हुआ है और जिसको बताने वो मुंह अंधेरे बेड टी पीते हुए उसके बेडरूम में आ गई है। उसने कहा, आखिर वो क्या बात है जिसका तुम्हें इल्म हुआ है? दुलारी कहने लगी, ये बात तुम्हारे भी इल्म में है और मैंने ही तुम्हें बताई हुई है कि जहाँ चंदनपुर में लाला जी भारतीय फौज के अग्नि मिसाइलों को स्टोर करने के लिए एक बहुत बड़ा गोदाम बना रहे हैं जो बन भी चुका है। अभी मिसाइलों का जखीरा गोदाम में नहीं पहुंचा, मगर इंडियन आर्मी का एक फौजी दस्ता पहले से चंदनपुर पहुंच चुका है। इमरान ने कहा, फिर? मिसाइलों का सुनकर इमरान के जहन में तजस्सुस पैदा हो जाना एक कुदरती अमर था। वो बड़ी जल्दी मालूम करना चाहता था कि दुलारी इस सिलसिले में क्या इंकिशाफ करने वाली है। दुलारी ने कहा, रात मुझे लाला जी ने बताया है कि ये फौजी दस्ता कारगिल के महाज से यहाँ तैनात हुआ है और अपने साथ 2 कश्मीरी मुजाहिद पकड़ कर लाया है, जिनसे यहाँ भारत की FBI और स्पेशल इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी पूछगिछ करेंगे। उन्हें वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा और उसके बाद उन्हें गोली मार दी जाएगी। मैं ये सब कुछ तुम्हें बताने इसलिए आ गई हूँ कि एक तो मुझे तुमसे मोहब्बत है और तुम मुसलमान हो, कश्मीरी मुजाहिदीन भी मुसलमान हैं। लाला जी ने मुझे बताया है कि दोनों कश्मीरी मुजाहिदीन बड़े खूबसूरत नौजवान हैं और भारतीय फौजी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्हें हुक्म मिला है कि पूछगिछ के दौरान मुजाहिद कुछ बताएं या ना बताएं, लेकिन उन्हें बाद में गोली मार दी जाए। इमरान ने पूछा, तो फिर तुम क्या चाहती हो? दुलारी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मुसलमान मुजाहिद भाइयों को मौत के मुंह से निकाल कर किसी तरफ भगा दो। ये काम मैं नहीं कर सकती, कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ तुम कर सकते हो, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें ही बता सकती हूँ। इमरान ने कहा, लेकिन मैं उन्हें कैसे बचा सकता हूँ? मुझे तो मालूम ही नहीं है कि फौज ने उन्हें किस जगह कैद किया हुआ है। इमरान ने दोनों कश्मीरी मुजाहिदीन को फरार करवाने का उसी वक्त फैसला कर लिया था।
अब वो ये मालूम करना चाहता था कि उन्हें फौज ने किस जगह कैद में रखा हुआ है। उसे यकीन था कि अगर दुलारी उसके लिए ये मिशन लेकर आई है तो उसने लाला जी से ये जरूर मालूम कर लिया होगा कि मुजाहिदीन किस जगह बंद हैं और वहाँ सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है। इमरान का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। दुलारी ने सब कुछ मालूम कर लिया था। कहने लगी, चंदनपुर में जहाँ लाला जी ने अग्नि मिसाइलों का स्टोर तामीर किया है वहाँ भेरू जी की गुफा करीब ही है। लाला जी से मैंने मालूम किया है कि दोनों कश्मीरी मुजाहिदीन को भेरू जी की गुफा के पीछे एक टीले की कुदरती गार में हथकड़ियां बेड़ियां डालकर बंद किया हुआ है और बाहर 2 फौजी हर वक्त पहरे पर मौजूद रहते हैं। वहाँ उन्हें इसलिए रखा गया है कि वो उन्हें गोदाम में नहीं रख सकते क्योंकि गोदाम खाली है और बहुत बड़ा है। हमारे फौजी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनसे पूछगिछ शुरू हो चुकी है। मुझे उन पर बड़ा तरस आता है। लाला जी कह रहे थे कि दोनों कश्मीरी बिल्कुल लड़के से हैं। क्या किसी तरह तुम उन्हें बचा सकते हो? इमरान बोला, दुलारी जी, मैं उन्हें कैसे बचा सकता हूँ? वहाँ फौज का पहरा लगा है। फौज के पास हर किस्म का असलहा है। मेरे पास तरकारी बनाने वाला चाकू भी नहीं है। अगर मैं पकड़ा गया तो फौजी मुझे वहीं गोली मार देंगे। मैं ये खतरा कैसे मोल ले सकता हूँ? दुलारी उदास हो गई। कहने लगी, हाँ ये बात तो है। फिर बोली, लाला जी ने यहाँ एक भरा हुआ रिवॉल्वर रखा हुआ है। मैं वो रिवॉल्वर तुम्हें ला दूंगी। क्या फिर तुम ये काम कर सकोगे? तुम्हारे पास रिवॉल्वर होगा तो तुम अपना बचाव भी कर सकोगे। इमरान ने कहा, अगर तुम भी यही चाहती हो तो मैं कोशिश करके देख लेता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे यकीन दिलाओ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। इमरान दुलारी को यकीन दिलाना चाहता था कि उसे कुछ नहीं होगा ताकि वो उसे इस मिशन पर जाने की बखुशी इजाजत दे दे, क्योंकि उसके ताउन के बगैर उस मिशन में कामयाब नहीं हो सकता था। उसने कहा, अगर रिवॉल्वर मेरे पास होगा तो फिर मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ये मैं तुम्हें पूरा यकीन दिलाता हूँ। दुलारी सोच में पड़ गई। कहने लगी, नहीं नहीं, मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। इमरान अंदर से परेशान हो गया। उसने पहली बार बड़े प्यार से दुलारी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे चूम कर बोला, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ दुलारी के मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मुझे जान का खतरा महसूस हुआ तो मैं चुपके से वापस आ जाऊंगा और कश्मीरी मुजाहिदों को बचाने का ख्याल दिल से निकाल दूंगा। दुलारी ने इमरान का हाथ अपने दिल के साथ लगाते हुए कहा, अपने खुदा के सामने कसम खाओ कि अगर वहाँ कोई खतरे वाली बात पैदा हो गई तो तुम वापस मेरे पास आ जाओगे। इमरान ने कहा, मैं कसम खाता हूँ कि अगर मुझे अपनी जान खतरे में महसूस हुई तो मैं मुजाहिदीन को वहीं छोड़कर फौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगा। दुलारी ने एक बार फिर पूछा, कसम खाते हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कसम खाता हूँ। वो बोली, बस अब मुझे यकीन आ गया है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि भेरू जी की गुफा किस जगह है। दुलारी एक कॉपी पर नक्शा बनाकर इमरान को समझाते हुए बोली, मुझे इसलिए भी तसल्ली है कि टीले की गार के बाहर जहाँ दोनों कश्मीरी लड़के कैद हैं, दिन और रात के वक्त सिर्फ 2 ही फौजी पहरा देते हैं। बाकी सारे फौजी गोदाम के पास बनी हुई बैरक में होते हैं, क्योंकि ये जंगल का इलाका है। वहाँ कोई आदमी आता जाता नहीं है। वैसे भी फौज ने उस इलाके में किसी भी सिविलियन के आने जाने पर पाबंदी लगा रखी है, इसलिए फौज ने मुजाहिदीन को ज्यादा पहरे में नहीं रखा और सिर्फ 2 फौजी ही गार के बाहर दिन रात पहरा देते हैं। उन्हें मालूम है कि वहाँ उन मुजाहिदों को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। उसके बावजूद लाला जी कहते हैं कि फौज ने दोनों कश्मीरी मुजाहिदों को हथकड़ियां लगाई हुई हैं और गार का मुंह लोहे की सलाखों वाले जंगले से बंद कर रखा है। दोस्तों, आप सबके बेहद इसरार पर हम इस्लामी कहानियां शुरू करने जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जिसकी फरमाइश है वो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान है। इस्लाम के बहादुर जर्नैल की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।